हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं दीपांजलि विद सिलेक्शन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्या है, तो संविधान की उद्देश्य का मतलब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। और इसको आप इसको पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले मैं इसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से आपको एक एक पॉइंट करके समझाऊंगी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला मैंने पॉइंट आपको लिखा है कि उद्देशिका का विचार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना, आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रस्तावना और उद्देशिका एक ही है, ठीक है ना। तो इसकी भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसका सूत्र कहाँ से लिया गया है, मतलब इसको किसने रखा था, अगर पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये भी पूछा जाता है कि उद्देशिका को यानी प्रस्तावना को संविधान सभा में कब रखा, मतलब कब रखा गया, संविधान सभा के सामने कब प्रस्तुत किया गया। तो ये 13 दिसंबर 1900, एक सेकेंड, ये देखिए, ये कब रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट हमारा है 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति दी गई थी। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी उसमें रखा गया था। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, विधि दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 26 नवंबर को विधि दिवस किस रूप, मतलब ये जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, तो उसी दिन क्या मनाया जाता है, विधि दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, और हम अगर प्रस्तावना की बात करते हैं, उद्देशिका की अपनी बात करते हैं, तो इसमें जब इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर पूछता है कि इसमें कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें पूछा है कि मतलब संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुए, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है। और वो कब हुआ है, तो वो हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें जब संविधान संशोधन हुआ था, इसमें जब उद्देशिका में संशोधन हुआ था, तो इसमें क्या जोड़ा गया था, तो इसमें ये देखिए, क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। चलिए, अब मैं आपको उद्देशिका समझाने जा रही हूँ, तो आप एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है जी। चलिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ उद्देशिका के बारे में। तो पहला ही हमारा पॉइंट क्या है, रुकिए एक सेकेंड, देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाऊंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आता है ना, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर दिया करिए। चलिए देखिए, तो क्या पहला हमारा क्या है, हम भारत के लोग, ठीक है। क्या है हमारा पहला, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग का क्या मतलब है, चलिए बताती हूँ। वी द पीपल ऑफ द इंडिया। इस शब्द का मतलब क्या है, आपको पता है। इस शब्द का मतलब है कि भारत की जनता, जो भारत की जनता है, जो भारत की नागरिक है ना, उन मतलब सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु है। क्या है, सभी शक्तियों का क्या है, केंद्र बिंदु है ना। जो भारत की जनता है वो सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब हमारा फिर अगला पॉइंट क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, इसके कहने का मतलब है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इसका मतलब क्या है, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसकी संप्रभुता जनता में ही निहित है, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए, अब हमारा अगला क्या आता है, समाजवादी, है ना। ये हमारा अगला क्या आ रहा है, समाजवादी। एक सेकेंड, ये देखिए कट गया था थोड़ा, आपको देखने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं फिर से वो कर रही हूँ। तो चलिए, समाजवादी अगला हमारा क्या है, समाजवादी, यानी इसको जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 जोड़ा गया था। मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया है, ठीक है ना। अब समाजवादी का क्या मतलब है, आपको पता है। भारत का समाज लोकतांत्रिक समाजवाद है, याद रखिएगा। भारत का समाज कौन सा समाज है, तो लोकतांत्रिक समाज। तो समाजवादी का मतलब क्या है, तो समाजवादी का मतलब ये है
कि जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक होगा, है ना। क्या होगा? भारत का समाज क्या होगा? लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो भारत का समाज, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। आप जितना मैं आपको बता रही हूँ सब एकदम अच्छे से सुनिएगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन इसके अंदर से भी बनते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है ना। तो समाजवादी आपको समझ में आया? समाजवादी का क्या मतलब है? तो समाजवादी का मतलब ये है कि भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है ना। चलिए, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये क्या है? गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब भी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का दृढ़ संकल्प होगा। ठीक है ना। इसमें ये चीज़ बताया गया है। समझ में आ रहा है ना आप सबको? तो देखिए, पंथ निरपेक्ष, इसमें समाजवादी के बाद क्या है हमारा? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए, ध्यान से सुनिए। किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में, किस धर्म के रूप में? राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। ठीक है, राजधर्म के रूप में क्या? मान्यता प्रदान नहीं करता है। हाँ, चलिए, वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से सम्मान, आरक्षण प्रदान करेगा। राज्य में धर्म एक, मतलब राज्य में जो संविधान में ये बताया गया, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि सभी धर्मों का तटस्थ भाव से समान आरक्षण प्रदान करता है। मतलब सभी धर्मों को समान रूप से, कोई भी आरक्षण कुछ भी है तो समान रूप से देखा जाएगा। ये नहीं कि किसी भी धर्म की ज़्यादा वो करा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है। और उसके बाद देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसका लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? तो लोगों का तंत्र। लोकतंत्रात्मक का क्या मतलब है? लोकतंत्रात्मक का मतलब है लोगों का तंत्र। क्या है? लोगों का तंत्र, अर्थात इसका मतलब क्या है? जनता का शासन। इसका क्या मतलब है? जनता का शासन इसका मतलब है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक और आप बात जान लीजिए कि आप चाहे मैं बोल रही हूँ तो आप कॉपी में लिख सकती। जो अब्राहम लिंकन है, उन्होंने क्या कहा था? लोकतंत्रात्मक शासन जनता का शासन के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतांत्रिक शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन, ये इन्होंने कहा था। ठीक है ना। चलिए, अगला हमारा क्या है? गणराज्य। ये उसके बाद हमारा लोकतंत्रात्मक के बाद क्या है? गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष है, निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। देखिए, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो कैसा होगा? पहले क्या रहता था? पहले वंशानुगत होता था, यानी राजा का बेटा राजा होता, मतलब बेटा जो राजा का बेटा होता था वो राजा होता था। लेकिन अब क्या है? अब ऐसा नहीं है, राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे यही बताया गया है। जो गणराज्य का मतलब है, यहाँ पे ये बताया गया कि निर्वाचित होगा, जिनको जनता वोट करेगी, जिनको जनता बनाना चाहेगी, वो क्या होंगे? वही बनेगा। ऐसा पहले जैसे हमारे था वैसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा होगा। ऐसे अब वो सिस्टम नहीं रह गया कि राजा का बेटा राजा होगा, है ना। हाँ, तो ये कैसा होगा? निर्वाचित होगा। ठीक है ना। वंशानुगत का मतलब वही होता है कि राजा का बेटा राजा, अगर वो वाली जो स्थिति होती है उसको वंशानुगत बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम इसके बाद क्या है? अब इसमें कुछ बात कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया गणराज्य क्या है। अब ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्वतंत्रता, इसमें पता है, इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि, पहले मैं इसको थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। देखिए, इससे स्वतंत्रता की भी बात की गई है ना। तो चलिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को, अभी मैंने आपको बता दिया था कि इसको अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। चलिए, उद्देश्य
अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जान लेते हैं। तो ये देखिए, पहला मैंने एक लिखा है कि क्या उद्देश्य संविधान का अंग है। जब इसको अंगीकृत किया गया, वहाँ पे जब रखा गया, तो इसमें एक केस हुआ था, पता है। उसमें ये पूछा गया कि क्या जो संविधान का अंग है, क्या उद्देश्य का जो हमारी प्रियम्बल है, क्या वो संविधान का है, मतलब कि क्या उसका अंग है कि नहीं है। तो देखिए, ये यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है। इन वीरूवारी 1960 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था अभी इसका संविधान का अंग नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि किस वाद में ये कहा गया था, उच्च न्यायालय ने कहा था कि उद्देश्य का संविधान का अंग नहीं। तो इन वीरूवारी 1960 के बाद में, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि यह उन्होंने इसमें क्या कहा गया कि यह संविधान निर्माताओं की, यानी उद्देशिका को कहा गया है। किसको? उद्देशिका को कहा गया कि संविधान निर्माताओं की कुंजी है विचारों की, ठीक है। इसमें कहा गया कि ये जो उद्देशिका है, ये उसका अंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान, जिन्होंने संविधान बनाया है उनके विचारों को जानने के, मतलब वो उस टाइम संविधान बनाते टाइम पे क्या सोच रहे थे, क्या सोच के उन्होंने क्या ऐड किया और क्या हटाया, वो सब चीज़ इसमें इतने छोटे से में, संविधान बहुत बड़ा है, इतना ज़्यादा मतलब जो नहीं पढ़ सकता है, वो छोटी सी ये जो है प्रियम्बल है, इसको पढ़ के वो अंदाज़ा लगा सकता है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि ये विचारों की क्या है, ये निर्माताओं के विचारों की कुंजी है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि एक फिर से केस आया, किंतु देखिए फिर यहाँ पे आया केशवानंद भारती। क्या आया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया। अब उद्देश्य का संविधान का एक भाग है। क्या? उद्देश्य का संविधान का एक भाग है, संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंध का है। अब उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में आया। और ये भी याद रखिएगा, क्योंकि जब ये भी पूछता है और कब इसका वो किया गया है, मतलब इसको कब माना गया, उसका संविधान का अंग कब माना गया है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, ठीक है ना। अब ये पूछा गया, चलिए दिखाते हैं। देखिए अब क्या पूछा गया है, अब ये पूछा गया है कि ये उद्देशिका में जो है, ये उद्देश्य का संविधान का भाग है। मैंने देखिए डार्क मैंने किया है, तो आप इसको कॉपी में जितना मैं लिखवा रहा हूँ सब आपको लिखना है, क्योंकि मैं जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैंने इसमें ऐड किया, बाकी मैंने कुछ भी फालतू का इसमें नहीं लिखा। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, और मैं जितना पढ़ा रही हूँ आप उसको सब पढ़ लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, उद्देश्य में संशोधन मूल, देखिए ये बताया गया इसमें कि ये इसका भाग है। अब ये पूछा गया, उन्होंने ये मतलब जितने भी वहाँ के लोग थे उन्होंने ये पूछा क्या इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हाँ इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जितना इसमें लिखा हुआ है, इसका जितना मूल ढांचा बना हुआ है उसमें हम कुछ भी कटपीट नहीं करेंगे, उसको कुछ भी हम उसमें से नहीं हटाएंगे। हाँ उसमें हम और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हटाया नहीं जा सकता। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि उद्देश्य क्या, संशोधन मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है, ठीक है ना। इसमें संशोधन कैसे किया जाता है? मूलभूत ढांचे के अलावा किया जा सकता है, मतलब जो पहले उन्होंने बनाया है उसके अलावा कर सकते हैं, उसको कट नहीं कर सकते हैं, या फिर उसमें कुछ और छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। संविधान के निर्वाचन में उद्देश्य का एक बहुत बड़ा महत्व था, ठीक है। उद्देश्य का न्याय योग नहीं है। अब ये बात भी आप याद रखिए, ठीक है ना। ये कई जगह ये ऐसे बहुत सारी टॉपिक है ना, तो देखिए चलिए अब इसको तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, एक मिनट। देखिए ये क्या है, उद्देश्य का, ये देखिए ये वाला पॉइंट देखिए क्या है, उद्देशिका का न्याय योग नहीं, अर्थात इसका आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये देखिए, ठीक है। अब ये तो बता दिया गया है, ये बोल दिया गया है कि ये क्या है, अंग है, ठीक है ना। क्या इसको अंग बना दिया गया, लेकिन इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है। अगर कभी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ ले कि क्या उद्देशिका के द्वारा कोई निर्णय लिया जा सकता है, तो नहीं लिया जा सकता। इस बात को आप याद रखिएगा। और न्यायमूर्ति, अब देखिए यहाँ से भी अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ, तो ठीक है। चलिए देखिए, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने लोक बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में क्या कहा, उन्होंने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अब देखिए मूल आत्मा उन्होंने क्यों कहा है, देखिए
मतलब हमारी आत्मा कहते हैं ना नन्ही सी जान। अब देखिए संविधान इतना बड़ा संविधान है, लेकिन अगर हम उद्देशिका अपनी इतनी पढ़ लिए है ना, तो इसमें से हमको अंदाज़ा लग जाता है कि जब संविधान निर्माताएं जो थे, जो उस टाइम पे संविधान के बारे में सोच रहे थे, जो बना रहे थे, उनके विचार कितने उच्च थे, कितना आगे के बारे में उन्होंने सोचा और एक एक पॉइंट इतने बेहतरीन तरीके से उसमें ऐड किया। तो वही वो कह रहे हैं कि ये एक आत्मा ही है ना, एक क्या है, संविधान की एक आत्मा है। तो ये चीज़ उन्होंने किसने कहा था, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था कि उद्देशिका जो है यानी प्रस्तावना जो है वो मूल आत्मा है किसकी है, संविधान की। चलिए आगे देखते हैं। के.एम. मुंशी ने, कुछ लोगों ने जब ये बने मतलब जब ये बनी उद्देशिका बनी, तो कुछ लोगों ने कुछ कहा तो कुछ ने कुछ कहा, मैंने आपको बताया जैसे। अभी के.एम. मुंशी ने क्या कहा, तो उन्होंने उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी, राजनीतिक जन्म पत्री संज्ञा प्रदान की। ठीक है, ये बात भी जितना मैं बता रही हूँ, मैं बार बार आपसे सिर्फ यही बोल रही हूँ कि जितना मैं करवा रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब प्रस्तावना में ये पूछता है, ये भी क्वेश्चन मैं क्या बोलूँ, जितने क्वेश्चन करवानी सब इम्पोर्टेंट है, सब करवाए, सब मैंने इसमें करवा दिया है। अब देखिए ये क्या है, ये पूछता है कि संविधान में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है। तो संविधान में 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का न्याय दिया गया है संविधान में। 3 प्रकार का कौन सा दिया गया है, तो सामाजिक न्याय दिया गया है, आर्थिक न्याय दिया गया है और राजनीतिक न्याय दिया गया है। कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, तो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है हमारी उद्देशिका में। चलिए अब उसके बाद हम इसमें स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं। तो इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ठीक है, और धर्म, उपासना की प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता दी गई है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि इनको स्वतंत्र, ये अपने विचार, अपने अभिव्यक्ति और विश्वास, अपने धर्म के लिए स्वतंत्र, मतलब अपने धर्म के लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, है ना। वो ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने क्या क्या इनको बाध्य नहीं रखा है, इनको फ्रीडम दी है ना, इनको स्वतंत्र रखा है कि अपने इनकी इच्छा के अनुसार ये जिस भी धर्म को मानना चाहते हैं, जिस भी धर्म की उपासना करना चाहते हैं, और ये जिस मतलब अपना विचार अभिव्यक्ति, मतलब इस सब चीज़ों के लिए इनको बाध्य नहीं किया गया है ना। तो ये क्या है, स्वतंत्र हैं। अगर हम इसके लिए स्वतंत्र, अगर हमें इस चीज़ के लिए रोका जाता तो हम किस लिए स्वतंत्र रहते हैं ना। अगर हम अपने तरीके से अपने धर्म को नहीं मान सकते थे, अपने धर्म की उपासना नहीं कर सकते, हम किस तरीके से स्वतंत्र रहते। तो इन्होंने बहुत मतलब हर एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया है, बहुत ही हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से रखा है। अब देखिए समानता, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता। अब देखिए ये मैं आपको बताऊंगी उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है, ये दिया, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद के बारे में। जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तब मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की जो समानता दी गई है। अब प्रतिष्ठा एवं अवसर की जो ये दिया गया है, ये कैसे दिया गया है पता है आपको। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितने भी नागरिक हैं ना, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, उनको अगर कोई भी चीज़ है या फिर प्रतिष्ठा या अवसर, किसी भी, मान लीजिए नौकरी के क्षेत्र में ही किसी को अवसर देना है, तो ऐसा नहीं है कि एक लोग को अवसर दिया जाएगा और एक लोग को अवसर नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबके लिए, मतलब सबके लिए प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता है। ठीक है ना, सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए। तो चलिए इतना इम्पॉर्टेंट था। देखिए इसमें मैंने बता दिया कि कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, कि कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, कौन सी समानता दी गई है, किसने क्या कहा, ये भी मैंने बता दिया। और ये सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिया। मैंने संविधान की जो उद्देशिका हमारे प्रियम्बल है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया है। अब आपको इस टॉपिक में कहाँ नहीं समझ में आया या मैंने क्या अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ, उसके लिए प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, सपोर्ट करिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं वीडियो बना पाऊँगी।
अगर आप लोग लाइक करते तो थोड़ा मोटिवेट होता है। और फिर मतलब अगर आप कहते हैं ना कि अगर आप कोई काम करते तो कोई कहता है आपके बारे में अच्छा, आपके बारे में बोलते तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ। ओके, चलिए ठीक है, नमस्ते। अब हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। ओके, चलिए।